बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बातें आज की तारीख़ में दो ही अहम, एक तो बिगड़ती हुई मईशत, अब तक इक़्तिसादी सूरत हाल जिससे वतन अज़ीज़ दो चार है, उसकी कोई चारागरी की सर तोड़ कोशिश हो रही है हुकूमती सतह पे भी, और बाकी भी प्राइवेट सेक्टर पे भी लोग तन मन धन के साथ सोच विचार में है कि मईशत को कैसे इस दगरदू सूरत हाल से मुल्क की मईशत को निकाला जा सके। और दूसरा मौजू है कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट का जो आपस में एक टकराव आया हुआ है, जिसके अंदर 9 मई के बाद इमरान खान साहब खासे जो है उनको एक कोने के साथ लगा दिया गया है, और ये उनके अपने आमाल का ही शाखसाना है। लेकिन इसकी जो अभी जो आउटकम है या ये नतीजा खेज़ हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस सिलसिले में ये सूरत हाल जो आगे किस रुख इख्तियार करेगी और क्या नतीजे निकलेंगे। पहले तो मईशत की बात कर लें। कल एक बहुत ही हमारे जितने बैठे हैं बड़े बड़े वज़ीर आज़म और हमारी अस्करी क़यादत और बहुत सारे चारों सूबों को वज़रा, और नुक्ता नज़र ये था कि एक कॉन्सेंसस मुत्तफ़क़ा तौर पे कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी बनाई जाए या इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाए जिससे मुल्क को निकाला जा सके। बज़ाहिर तो उन्होंने बनाई है, एक कमेटी बनाई है या एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसमें वज़ीर आज़म भी हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, चारों सूबाई हुकूमतों के वज़रा आला भी हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और ये एक कौमी पॉलिसी बनाएगी जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाएगी। एक ख़ास किस्म के जो कारकर्दगी जो वो कार फरमा है। जिस दिन से जनरल आसिम मुनीर साहब ओहदे पे तैनात हुए हैं, उस दिन से वो गाहे बगाहे अरब ममालिक में और चाइना में वो दौरे कर रहे हैं। बल्कि मई के पहले हफ्ते में वो 4 दिन के लिए चाइना गए थे और वहाँ पे एक बहुत ही एक्सटेंसिव मीटिंग कर गए। उसके बाद फिर अमान भी गए, कतर भी गए, कोई जगह छोड़ी नहीं। इन बिटवीन उससे पहले जब उनकी सरमाया पाकिस्तानी अपने जो बिजनेसमैन उनसे मुलाकातें हुई, तो उन्होंने उनको एक साउंड कराया कि 30 से 50 बिलियन डॉलर हम इकट्ठे कर लेंगे। भाई ये सारे 30 से 50 बिलियन डॉलर जो हैं, उसका मतलब ये होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट आएगी जो इस कमों पे इस हद तक होगी कि हमारे यहाँ डॉलर भी आ जाएंगे और किसी तरीके से हमारा मईशत का पहिया भी चल जाएगा, नौकरी भी पैदा होगी, सरमायाकारी भी होगी, और मुल्क जो है मुल्क में मईशत जो ट्रिगर कर जाएगी। अच्छा, मत भूलें कि IMF जो है उसके लिए वज़ीर आज़म ने अमेरिकन सफ़ीर से मुलाकात की। मेरे ख्याल में ये शायद हाई पावर दूसरी मुलाकात है जिसमें मिन्नत आखिरी मिन्नत किए गए कि IMF को कहें कि हमें कर्जा दे दें। मैं हमेशा समझता हूँ कि IMF जो है ये FATF जो है अमेरिकन टूल्स हैं इकानमी को बर्बाद करने के, और चूँकि अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब तरे ताकि एक सियासी इंतशार की कैफियत रहे, और इस कैफियत में वो चाइना को कॉर्नर करना चाहते हैं। जबकि चाइना हमेशा से पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम चाहता है, पाकिस्तान के अंदर एक खुशहाली चाहता है, पाकिस्तान के अंदर कानून कुमरानी चाहता है, अमन अमान चाहता है। अब इस कैफियत में हमारी एक बदकिस्मती है कि 7 जनवरी 1951 से जब से हमने पाकिस्तान फ़ौज जो है इस हैयत में तश्कील पाई, तब से लेके जनरल बाजवा तक में बिला मुबालगा जितने भी हमारे अस्करी क़यादत बनी है सारे के सारे अमरीकी परवरदा थे। उन्हीं के इशारे पे नाचते रहे, उन्हीं के साथ ताउन करते रहे, उन्हीं के मुताबिक जो है उन्होंने नज़्म नक्श चलाया। ये ठीक है कि जब सियासी हुकूमतें आई हैं, तुम्हारी अस्करी क़यादत ने उनकी आड़ में थोड़ा बहुत अपना भी एक निज़ाम चलाने की कोशिश की, जिससे अमेरिका कभी खुश नहीं हुआ, नाला ही रहा, और उससे अमेरिका तंग भी हुआ। लेकिन इस वक्त हमारे जो मौजू है वो ये है कि अमेरिका जो है वो उसके सारे आर्मी चीफ उसके बांसुरी के ऊपर वो डांस करते रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है। मुझे अंदर की बात नहीं पता, ना मैं अक़ीदा इस बात को एडमिट कर चुका हूँ कि फ़ौज के अंदरूनी मामलात मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो मुशाहिदात हैं और जो माजी है उसके तनाजुर में जब देखता हूँ तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में कोई मख्फी रह जाए।
और ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर, मुझे लगता है कि अमेरिकन असर सूख से बाहर है। एक दूसरी वजह यह है कि 27 नवंबर को जब इनकी रिटायरमेंट हो रही थी और 29 नवंबर की जो तैनाती थी, उसमें अमेरिका समेत हर उस बंदे ने जो अमेरिका का परवरदा था, उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए तन मन धन लगा दिया। इमरान खान साहब ने भी पूरी शद्दोमद से इनकी अपॉइंटमेंट रुकवाई, और उसके भी खैर लंबी कहानियाँ का कई दफ़ा गाय बगाय इसका तस्करा करते रहेंगे। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि 9 मई और 10 मई के शरअंगेज़ी को मैं कहता हूँ कि उसमें से खैर निकल आई है कि हमें एक मजबूत आर्मी चीफ इस वक्त की ज़रूरत थी। जनाब आसिम मुनीर साहब वो मिल गए हैं, वगरना 8 मई को वो कमज़ोर 3 आर्मी चीफ थे। लेकिन उससे बड़ी ये मिली कि हम बिल्कुल अब यकसुई के साथ हमारा आर्मी चीफ जो है वो चाइनीज़ कैंप में पहली दफ़ा इस यकसुई के साथ कि अमेरिका से उनको तरजीह दे के वो उनके चाइना के साथ तल्लुकात जो हैं वो इतने ज़बरदस्त हो गए हैं। और वो मेरा ख्याल में कि जितनी दफ़ा गए हैं वहाँ चाइना से इसी किस्म की गुफ्तगू होती रही होगी कि चाइना कैसे हमें इस गर्दाब से निकाल सकता है, इस बहरान से, इक़्तिसादी बहरान से कैसे निकाल सकता है। चाइना हर एक को पता है कि जी कैश उनके पास बहुत ज़्यादा है, उनके पास भी 4-5 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं। जिस मुल्क में जाते हैं 300-400 अरब डॉलर लेके जाते हैं। ईरान में भी 2-2.5 साल पहले 450 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। रूस के साथ उनके 450 अरब 500 अरब डॉलर के मुआहदे हुए हैं, जिसमें एनर्जी सेक्टर में और वेपन्स में और पावर सेक्टर में बहुत सारे मुआहदे हुए हैं, 450-500 अरब डॉलर्स के। इस तरह हर मुल्क के अंदर वो वसी सरमायाकारी कर रहे हैं, उनके कोई मसला नहीं है। लेकिन जाहिर है कि चाइना की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर मुस्तक़िल हुकूमत हो, क्योंकि जब 2015 के अंदर CPEC शुरू हुआ तो 2020 में 1 मिलियन बैरल तेल जो था गवादर से चीन जाना था, और ये मुकम्मल हो जानी थी पहली फेज़। बदकिस्मती देखे कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब 2018 में आई तो सबसे पहला बयान जो इनके वज़ीरों ने दिया, रज़ाक दाऊद साहब ने, कि जी हम CPEC 2 साल के लिए शर्फ कर रहे हैं, यानी कि अलमारी में बंद करके उसको ताला लगा रहे हैं। फिर असद उमर साहब ने सारे CPEC के मुआहदे जो थे, जो कि चाइना की शर्त थी कि आप IMF को नहीं दिखाएंगे, उन्होंने जाके IMF को सारे मुआहदे दे दिए, क्योंकि ये समझते थे हमें IMF से मदद की ज़रूरत है। भारत चाइना को उस वक्त तक 14, 15, 16 अरब डॉलर लगा चुका था, वो उनका सारा ज़ाया चला गया, न इधर कर रहा न उधर कर। अब वो कर्ज़ा भी चाइना उसको रोल ओवर कर रहा है, जो भी हमारे सॉवरेन गारंटीज़ हैं या दूसरे कर्ज़े हैं, उन सारे कर्ज़ों को चाइना जो है दोबारा रोल ओवर कर रहा है। और हमें किसी न किसी तरीके से, अगर 1 साल से हम डिफ़ॉल्ट में बचे हुए हैं, तो चाइना और चंद गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जो खलीजी ममालिक हैं, उनके चंद जो हैं उनकी तरफ से जो गाय बगाए इतनी आ रही है कि जैसे लाइफ लाइन होती है कि इकॉनमी हर दफ़ा डिफ़ॉल्ट के करीब हम अपनी पेमेंट्स पूरी कर देते हैं। अभी भी 30 जून तक वादा वही यही है कि सारे आ जाएंगे, बल्कि आ चुके हैं, और हमारे शायद हम जो 3.5 अरब डॉलर की पेमेंट है वो कर दें। मेरा मौजूद सिर्फ ये है कि जी ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुई है, इसका 2 बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चाइना जो है 30, 50, 80 या 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए कोई प्लान दे देगा और पाकिस्तान में धड़ाधड़ प्लान बना देगा। चाइना का अपना इंटरेस्ट ये है कि ग्वादर से जो है सुस्त बॉर्डर तक वहाँ से तेल की तरसील करे, जो कि उनके सारा तेल बहीर अरब से 14 मिलियन बैरल अ डे जो है बहीर अरब से जाता है। बहीर अरब इस वक्त अमलन जो है चाइना के दुश्मनों के कंट्रोल में है। अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने क्वाड नाम का एक मुआहदा कर रखा है, जिसमें वो बहीर अरब के अंदर उनकी फ़ौजें भी मौजूद है, और उन फ़ौजों के साथ वो पूरे बहीर अरब को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो चाहते हैं कि जंग की सूरत में या टेंशन की सूरत में अगर उनका एम्बार्गो कोई लगे तो उनका तेल जो है ग्वादर से सुस्त तक जाता रहे। हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि अगर हमने ये काम कर दिया और चाइना के साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो चाइना के लिए कोई मुश्किल नहीं है 30, 40, 50, 60, 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी फ़ौरन फेंक देना, जिसमें बेशुमार 1 करोड़ के करीब नौकरी भी निकल आएंगी, जो इमरान खान साहब ने देनी थी, जो नहीं दी जा सकी, और इस तरीके से बेशुमार इंडस्ट्री जो है वो ट्रिगर कर जाएगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि चाइना की कुछ अपनी शराइत होंगी। मेरे ख्याल शराइतें होंगी, एक शर्त होगी, और वो शर्त क्या है कि चाइना इस मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत चाहेगा। अब ये एक वो है कि मसला फिसा गौरस है, 25 करोड़ का मुल्क है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जो स्टेबल गवर्नमेंट कैसे दी जाए। अब चाइना तो कहता होगा जी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने यही कहा होगा कि मैं आपको 6 साल की या 5 साल की या 7 साल की स्टेबिलिटी की ज़मानत देता हूँ। अब इसके अंदर ज़रूरी है कि जी जब आसिम मुनीर साहब ज़मानत दे रहे हों
तो हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो पुरअमन हो। अब ये डेफिनेटली पाकिस्तान ने उनको गारंटी दे दी होगी। उसके बाद उसको कैसे नाफज करते हैं आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। एक सूरत तो ये बनी है कि जी तहरीक इंसाफ जो है मेरे ख्याल में 5 या 6 तारीख को चाइना से वापस आए हैं। 9 मई को 2-3 दिन बाद ये वाक़या हो गया। तो मैंने ये देखा कि उस वाक़े ने हकीकत यह है कि आसिम मुनीर साहब को बहुत ही मजबूत COS बना दिया, और अब उन हालात उनके कम अज़ कम जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी उनके कंट्रोल में, बल्कि वही कंट्रोल कर रहे हैं जो हमारी हुकूमत वक्त है। ये इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इरेलेवेंट हो गई है। पुलिस उनकी थोड़ा बहुत मदद तो देती है, लेकिन अमलन वही कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब जो हैं, जो कि 7-8 महीने बाजवा साहब ने उनको पाला, दूध पिलाया, कैसे शाम को जो पूरे फन के साथ पूरे मुल्क को जो है हड़प करने के लिए तैयार बैठा है, उसको जब मोटा ताज़ा तकड़ा कर दिया, अब ये ऐसा था कि जी को किसी काबू नहीं आना था। इस वाक़े ने इमरान खान साहब से बहुत सारे एडवांटेज ले लिया है। अब ये कहना है जी पूरा चला जाएगा, इसलिए नहीं चला जाएगा कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये ठीक है कि MNA MPs की कसीर तादाद आ चुकी है, मज़ीद कसीर तादाद आने को है। मज़ीद MNA MPs जिनको टिकट दिए जाएंगे, कोई लोग टिकट देने में तैयार नहीं होगा इन हालात के अंदर, जहाँ पे आपकी पार्टी के ऊपर मुल्क के अंदर जो है एक अस्करी इदारों के ऊपर दिन दहाड़े कराची से चित्राल तक हमले करने के इल्ज़ाम हों। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है, एक अजीब व गरीब हम सियासी पेचीदगियों का सामने है। पहली बात तो ये है कि जो लोग हैं जिनके इमरान खान साहब से टच से मस नहीं हुए, तो उनके अंदर एक ही चीज़ उन्होंने की है कि अस्करी इदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत, हकारत, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया से गैर ममालिक से उनके बारे में बहुत कुछ किया जा रहा है, और सोशल मीडिया को चलाया जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स पे हर तरह से। जबकि दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके जहन में यह है कि जी इमरान खान साहब आए दिन अपनी मकबूलियत खोते जाएंगे और हम उनको कॉर्नर करते जाएंगे, और किसी न तरीके से हम उनको जो है एक सियासी तौर पे उनको बेअसर कर देंगे। मिलिट्री हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 1-2 महीने के बाद शायद उसका नामो निशान मिटा दें। इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि जी 1-2-3 महीने में कोई रिएक्शन हो, जब भी कोई ऐसी हरकत की तो पब्लिक की तरफ से रिएक्शन होगा, और रोज़ाना अपनी तकरीरों में इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ में लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं कि आप मेरे लिए निकलें। लेकिन मैं ज़रा एक और नुक्ते से देखता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी जो अस्करी हमारी क़यादत है उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। अब वो सबसे बढ़िया इनको जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो ये करें कि इमरान खान साहब को किसी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करें, क्योंकि जो बाकी सिविल कोर्ट्स है उसमें तो इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिल रही है। कोई बात होती है, इवन साकिब निसार साहब के बेटे की जो ऑडियो है, कैसेट है, उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है कि उसके लिए आपको कोई प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अदालतें जो हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ठीक है, मेरा ख्याल है कि कुछ भी है, जब मेरे ऊपर भी ऐसा वक्त आएगा तो मुझे अदालतों से रिलीफ चाहिए होगा, और अदालतें को रिलीफ ये होता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए अदालतें उसको रिलीफ देती हैं। नवाज शरीफ साहब के वक्त में उनको ये रिलीफ नहीं मिली थी, जो इमरान खान साहब के वक्त में उनको दर्जनों के हिसाब से और टनों के हिसाब से मिल रही है। इसमें एक और बात मैं करता जाऊँ कि देखिए मकाफात का अमल कैसा होता है। जब ये कैबिनेट बनी थी, यह इमरान खान साहब जो है अपने पूरे दौर में क्या कहते थे कि ये वो कैबिनेट है शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानतों पे लोग बाहर हैं। अल्लाह का काम है आज पूरी तरीके से ज़मानतों पे बाहर है। अब वो सारे काम जो करप्शन के इल्ज़ामात थे, जो उनकी तकरीर पे नवाज शरीफ साहब की बैन थी, जो काम किए थे, एक एक करके जो है वो बिल्कुल बूमरैंग बन के इमरान खान साहब के अपने गले पे आया हुआ है। मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक नवाज शरीफ साहब की जगह इमरान खान साहब आ गए हैं और वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को फिर भी ये एहसास नहीं होगा कि उन्होंने अपने वक्त में नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत जुल्म किया, ज़्यादती की, और मेरा ख्याल था कि अल्लाह मियां की पकड़ में इमरान खान साहब बिल्कुल 100% आ चुके हैं। अब इस सूरत हाल में कि जब इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर ये सारे केसेस जो हैं सिविल अदालतों में जो चलने से उनको कोई ना कोई ज़मानत मिल जाती है, या हो सकता है कि वो पूरी तरह चल ना पाए। मैं इसमें 2 बातें करनी है।
मेरी ज़ाती तो अब मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट में किसी का भी ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये इसमें जो हरकतें की हैं वो इतनी कम तरह के नहीं होना चाहिए। 100% ये जो को काम हुआ इनका तकाजा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक मीडिया और एक आपकी लीगल फर्टर्निटी, वकला बरादरी। ये मैं हकीकत बता दूं कि कुछ अर्से बाद, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, ये सारी यूनाइट होकर इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जो लोग अंदर से मिलिट्री कोर्ट के बारे में थोड़ी सी नरमी रखते हैं वो भी पब्लिक में आके उसके खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि ये मीडिया इसको कभी भी नहीं बेच पाएगा आपकी सपोर्ट में। अगर मैं चाहूँ भी कि मैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट में मिलिट्री कोर्ट की हमायत करूँ तो ये कभी नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से वकला तो आप ये समझें कि आज जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब मेरे बहुत अच्छे, हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दिया मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही इस पर बैन लगा दे। तो चुनाचे बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर बैन लगे या इसके खिलाफ कोई इसको रोका जाए, बेहतर यह है कि मिलिट्री कोर्ट से ऑप्शन ना ली जाए। क्यों? उसके अंदर हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद मीडिया और वकला बरादरी, ये आपके खिलाफ, वो मीडिया चाहे प्रिंट होगा चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स होंगे, आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड, सिवाय कुछ सियासतदान जो होंगे वो आपकी बात करेंगे वगैरह, कोई एंकर मीडिया का अपना आदमी, कोई एनालिस्ट, कोई तजिया निगार, सारे के सारे से मुखालफत करेंगे। और दूसरा वकला बरादरी थोड़ी बहुत वहाँ पे बची होना शुरू हो गई है, लेकिन अमला उन्होंने भी इसके खिलाफ तन मन धन के साथ सामने आ जाना है। अगर ये इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो फॉर द राइट रीज़न और फॉर द रॉन्ग रीज़न किसी न किसी लिहाज से पब्लिक भी इसमें शामिल हो सकती है और कोई भी हल्की सी चिंगारी शोला ज्वाला बन सकती है। और इमरान खान साहब शायद इसी पे बैंक कर रहे हैं। तो चुनाचे एस्टेब्लिशमेंट का जो ये दावा कि 2-3 हफ्ते में इमरान ख़त्म हो जाएगा, या इमरान खान साहब का ये दावा कि 2-3 हफ्ते में मैं पाकिस्तान हिला दूँगा, मेरे ख्याल दोनों जो हैं हकीकत है उससे खासे दूर हैं, कम अज़ कम आधे से कम है जितनी हकीकत है। तो इसका इदराक करना होगा और किसी तरीके से इमरान खान साहब का जो हिसाब किताब है उसके लिए कोई ऐसा तरीका ईजाद करना होगा जिसमें उनकी गोशमाली भी हो जाए, हिसाब किताब भी हो जाए, और कोई ऐसा मौका ना मिले कि किसी और वजह से इमरान खान साहब जो हैं फिर किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हों और उसका फ़ायदा उठा रहे हों। हालात बड़े सख्त हैं, जहाँ इकॉनमी के लिए एक अच्छी सूरत हाल आई है कि जी लगता ही है कि हमारी बेहद सरमाकारी आ रही है, आने को है और ज़रूर आएगी, और मुझे कोई शक नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर की जो कोशिश है वो बराबर आएंगी और ज़रूर हमारे यहाँ सरमाकारी आने को है। लेकिन इसके साथ ही जो सियासी इस्तेकाम है वो जो है उसका वादा तो कर सकते हैं, लेकिन 25 करोड़ के मुल्क में उसको अमली जामा पहनाना जो है खाला जी का काम नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कोई ऐसा मिसाक सलासा होना चाहिए जिसमें हुकूमत, अपोजिशन और अस्करी क़यादत बैठे और किसी नुक्ते पर पहुँच सकें। इमरान खान साहब को बहरहाल इस सारे उसमें हिस्सा बनते हैं, अगर उनको शामिल किया जाता है। मुझे नहीं पता एस्टेब्लिश कभी भी तैयार होगी इमरान खान साहब को शामिल करने पे, और ख़ुसूसन हुकूमत वक्त भी नहीं होगी, लेकिन अगर होते हैं तो इमरान खान साहब को अपने गुनाहों की माफ़ी पहले खुल के मांगनी होगी और अपने वो सारे करतूत जो उन्होंने किए हैं, लोगों के साथ जो उन्होंने वारदातें की हुई हैं, जो जुराइम किए हुए हैं, उस सर की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और साथ उन लोगों का भी नाम लेना पड़ेगा जिनके साथ वो शरीक जुर्म रहे, चाहे वो जनरल बाजवा है, चाहे जनरल फैज़ हमीद है या कोई और है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।